भाई साहब ऐसी लैंड क्रूजर मैंने कभी ना इंडिया में नहीं देखी। इसकी शेप ना थोड़ी थोड़ी मतलब डिफेंडर स्टाइल की है, देखो है ना, ऐसा लग रहा है डिफेंडर हो, बट है भाई लैंड क्रूजर लिखा है ना, वो पीछे नंबर भी मस्त है 10-10। भाई साहब देखो कितना मस्त रास्ता आ गया है। इस तरफ है पूरे पहाड़, स्ट्रेट हाईवे, और लेफ्ट में है भाई समुद्र। वो देखो अभी ढंग से फिलहाल दिख नहीं रहा क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से इधर उधर हो नहीं पा रहा मैं। और भाई बड़ी ही सुंदर जगह है, मज़ा आ रहा है आज ड्राइव करके ना। मोटा मोटा 70-80 किलोमीटर हो चुका है, और कितना, एक सवा घंटा, 1 घंटा ही हुआ है लगभग। कम ही हुई है यार स्पीड मेंटेन देखा जाए तो फिर। और आज भी भाई टनल ना बहुत सारी आ रही है, हालांकि इतना ज़्यादा पहाड़ी इलाका दिख नहीं रहा था मुझे, पर पता नहीं यार क्यों इतनी टनल ही टनल हर जगह पे, और लंबी लंबी टनल है। ये वाली टनल तो वेल लिट अप है, देखो लाइट है लाइट। भाई ये वाला तो जो एक्सप्रेस वे है इसको हमने टाटा बाय बाय कर दिया है। ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर का था ये, और अब शायद दूसरे एक्सप्रेस वे पे चढ़ूंगा मैं, तो इसका भी टोल टैक्स आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो देखते हैं ये 140 किलोमीटर का कितना टोल बनेगा। फिर उसके बाद भी अभी 300 किलोमीटर के आसपास और बची है अपनी डेस्टिनेशन। तो बहुत ज़्यादा है भैया, बहुत ज़्यादा। तो और ये 140 किलोमीटर नहीं, 108 या 110 किलोमीटर के आसपास हुआ है अभी पूरा डिस्टेंस आज का। तो देखते हैं टोल टैक्स आएगा तो पता चल जाएगा। तो भाई टोल टैक्स तो नहीं आया कोई भी, सीधा इसने ना दूसरे एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर दिया, मतलब हमने अभी तक एग्जिट लिया ही नहीं है। और ये एक्सप्रेस वे है अभी 82 किलोमीटर का, तो मतलब कि मोटा मोटा आप लगा लो 190 किलोमीटर टोटल हो जाएगा। फिर आएगा शायद, या ना भी आए, कुछ कह नहीं सकते भाई। सीधा कासुकाबे जाके उतरे और एक ही बार में टोल देना पड़े पूरा, समझ रहे हो। यहाँ जापान में ना यूरोप जैसे वो ओपन में रेस्ट एरिया नहीं बने होते थे, जैसे लेफ्ट मुड़ते ही हल्का सा ग्राउंड सा होता था, वहाँ अपना गाड़ी या ट्रक जो भी होता था लगा के और रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे वो सब नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट एरिया बने हुए हैं जहाँ पे मतलब फ्यूल स्टेशन होता है, रेस्टोरेंट होते हैं अपने इंडिया जैसे ही सेम। और ये वाले एरिया आते हैं भाई मिनिमम 30 से 40 किलोमीटर बाद। तो अगर किसी को बीच में रोकनी पड़ जाए इमरजेंसी में तो थोड़ी सी दिक्कत है भाई, क्योंकि अगर वो जो ओपन ग्राउंड वाले होते हैं ना वो हर 5-10 किलोमीटर बाद आते रहते हैं ऐसे। यहाँ पे नहीं, यूरोप में तो यहाँ पे नहीं है भाई, उसकी थोड़ी सी समस्या है। और ये शायद से स्पीड कैमरा लगे हुए हैं। अब पता नहीं भाई, जिस दिन गाड़ी लौटाऊंगा उस दिन पता चलेगा चालान कटे है नहीं कटे है, क्या पंगा है। क्योंकि देखो पुलिस तो मुझे यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखी, ना शहरों की रोड पे दिखी, ना हाईवे पे, ना एक्सप्रेस वे पे। कहीं पे भी मैनुअली कोई खड़ा नहीं हुआ चेकिंग के लिए, या फिर बैरिकेड लगा रखे हो या चालान काट रहे हो। अब जो स्पीड का लिमिट है वो मेरे ख्याल से एक्सप्रेस वे पे 110-120 है, पर गूगल के अकॉर्डिंग 30 से 35 या 40 किलोमीटर ऊपर भी आप चलाओगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, मतलब चालान होगा नहीं। पता नहीं, अजीब बात है वैसे तो ये, पर गूगल पे लिखा है तो इसका मतलब 150 तक भी चलाए तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैंने कई जगहों पे 125-30 तक भगाई है लास्ट, 130 के ऊपर तो मैं भी ज़्यादा नहीं चलाता भाई। तो अब 130 में चालान कटा है नहीं कटा कहीं पे, वो तो जब ही पता चलेगा जब मैं गाड़ी लौटाऊंगा। वही मेरे को सरप्राइज देंगे कि सरप्राइज ये लो चालान मैं कहूँगा नो मनी, फिर वो कहेंगे चलो जेल नहीं, इतना सब कुछ नहीं होने वाला, देखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर देशों में जब आप गाड़ी रेंट पे लेते हो ना तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाते हैं आपसे 1 लाख रुपए के आसपास, मतलब क्रेडिट कार्ड से ब्लॉक कर लेते हो अमाउंट। पर यहाँ जापान में नहीं भाई, इतना ट्रस्ट करते हैं लोग। यहाँ ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ली, ना कोई क्रेडिट कार्ड का ब्लॉक किया, गाड़ी दे दी बस पेमेंट लेके 11-12 हज़ार रुपये जो बन रही थी। तो इसलिए एंड में ही पता चलेगा भाई क्या सीन है, चालान वालान हुए या नहीं हुए। और ये जो ETC कार्ड लगा हुआ है ना ये वाला, ये इसकी तो पेमेंट करनी ही है भाई जाके वहाँ पर। ये जो लगा है आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली यहाँ का फास्ट टैग है समझ लो, बस पोस्ट पेड है कि आप यूज़ पहले करो, पेमेंट बाद में करना जाते वक्त। अपने इंडिया में फास्ट टैग में उल्टा है कि पहले रिचार्ज करो फिर पे होता है ना, यहाँ थोड़ा सा अलग है भाई सी। तो इसका तो मुझे लग रहा है टोल टैक्स मिनिमम 50,000 या फिर 40,000 येन के आसपास तो बैठेगा ही बैठेगा। आज ही देख लो 9,000 येन तो आज के ही हो गए, और उस दिन भी लगे थे 11-12 हज़ार, तो 30-35 हज़ार येन तो होगा ही होगा 100%। वो इंडियन करेंसी में बने 20-25 हज़ार रुपये टोल टैक्स, तो वो तो भरना ही है वापसी देते वक्त, बस अब चालान का और पता चलेगा। तो ये देखो भाई पार्किंग का जो है वो साइन आ गया है लेफ्ट में, मतलब कि आपको ब्रेक व्रेक लेना हो तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा होता है यहाँ पे रेस्ट एरिया। यहाँ पे फ्यूल स्टेशन नहीं है शायद से, क्योंकि बना नहीं हुआ फ्यूल का, तो नॉर्मल पार्किंग और रेस्टोरेंट वगैरह होगा बस यहाँ पे, जहाँ पे ऑब्वियसली इंडियन तो मिलेगा नहीं, ना ही वेजिटेरियन कुछ मिलता है। और EV चार्जिंग भी इन्होंने ना बना रखे है भाई एक्सप्रेस वे पे भी हर जगह। ये देखो भाई इस तरह की ये पार्किंग है तो अच्छी खासी बड़ी पार्किंग, बट वही है भाई कि रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको सब। भाई साहब मौसम तो ठंडा हुआ पड़ा है, 20 डिग्री है और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो ये है देखो भाई रेस्टोरेंट टाइप का एरिया,
वॉशरूम चलते हैं, पहले तो वॉशरूम आ रहा है। एंड जैसे कि मैंने बताया हुआ भाई कि पूरे जापान में जितने भी पब्लिक वॉशरूम है ना, काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं और फ्री होते हैं, पैसे नहीं देने पड़ते। यूरोप में तो भाई पेट्रोल पंप पे भी 1-1 यूरो देना पड़ता था, यानी 100 रुपये सिर्फ सुसु करने के। यहाँ पे वो पंगा नहीं है, चलो कम से कम। ये देखो भाई, यहाँ भी लाइन से वेंडिंग मशीन लगी पड़ी है कितनी सारी। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, सब चीज़ें भाई वेंडिंग मशीन पे ही ले लेते हैं लोग। ये देख लो, ओए होए 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 भाई, ख़त्म ही नहीं होके दे रही। ये देखो, कॉफ़ी वॉफ़ी भी लेनी हो आपको, अरे मैगी, मैगी क्रीमी कॉर्न, ये भी मिलते हैं भाई सब यहाँ पे, क्या बात है। ये वाली देख लो, यहाँ पे पूरा कैफ़े ही है ये वेंडिंग मशीन के अंदर। एक आइसक्रीम ले लेते हैं, चलो भाई, स्ट्रॉबेरी वाली मन कर गया। ये रहा, बास्किन रॉबिन का है। ये देखो, वो जैपनीज़ मिठाई मिल रही है ग्रीन टी वाली ना, वहाँ मैंने खाई थी। यहाँ भी काफ़ी सारी टाइप की मिठाई है, ये देख लो, इधर भी है कुछ तो मीठी मिठाई। चलो इसी का बिलिंग करवाता हूँ अभी तो। भाई साहब 370 यन की आइसक्रीम है, यानी कि 200 रुपये की। चलो जी, ये वाला एक्सप्रेस वे भी छोड़ने का टाइम आ गया है। 222 किलोमीटर जो है वो बचे हुए हैं, मोटा मोटा 200 किलोमीटर हो चुके हैं लगभग, आप समझ लो। ये यूइडा टकासी वाले रोड पे हमें लेना है। अब देखते हैं यहाँ पे टोल टैक्स आएगा या फिर नहीं आएगा। हो सकता है डायरेक्ट ही भाई दूसरे एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाए हमें ना। हाँ, मेरे ख्याल चढ़ गए हैं। अब ये ना दूसरे एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करेगा हमें, जो 118 किलोमीटर का है। नाम है कैने इट्सू एक्सप्रेस वे। चलो जी, मतलब वो मेरे को लग रहा है अब एंड में जाके ही आएगा टोल टैक्स। भाई ये ट्रक वाले तो मेरे को लग रहा है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम ही होते हैं। देखो, अब इनकी लेन है लेफ्ट वाली, फिर भी भाई राइट में चला रहे हैं स्लो स्लो। अब देखो, बेचारे गाड़ी वाले को लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ेगा। कितनी गलत बात है ना ये, जबकि ट्रक वाले को भाई अगर वो इतनी स्लो चला रहा है 70 की स्पीड में, तो लेफ्ट लेन में चलाओ। राइट वाला जो ओवरटेकिंग लेन है उसको खाली छोड़ो भाई, बंदा ओवरटेक कर सके फास्ट स्पीड। अब इस ट्रक के चक्कर में ना मैं ओवरटेक कर पा रहा हूँ, ना वो साइड वाले भाई साहब कर पा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट से ओवरटेक करना लीगली सही नहीं है। तो और वैसे भी सेफ नहीं होता। अचानक से मान लो कोई लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा हो, ट्रक वाले ने भी लेफ्ट कर दी, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। बताओ क्या करे भाई। देखो, मतलब यहाँ सब ट्रक वाले तो नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत फिर भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, जो भाई लेफ्ट की जगह राइट लेन में चलाते हैं। भाई साहब ऐसी लैंड क्रूजर मैंने कभी ना इंडिया में नहीं देखी। इसकी शेप ना थोड़ी थोड़ी मतलब डिफेंडर स्टाइल की है, देखो है ना, ऐसा लग रहा है डिफेंडर हो, बट है भाई लैंड क्रूजर लिखा है ना, और पीछे नंबर भी मस्त है 10-10। यहाँ जापान में ना भाई टोयोटा की इतनी गाड़ी आती है, इतनी गाड़ी आती है, मतलब बहुत सारी गाड़ी आती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब देखो टोयोटा यहाँ का ब्रांड है, तो ऑब्वियसली यहाँ के लिए ज़्यादा मॉडल, ज़्यादा वेरिएंट निकालेगा एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। अब जैसे महिंद्रा भी है, महिंद्रा की गाड़ियाँ इतनी सारी आती है इंडिया में, बट वो जो दूसरी कंट्रीज में देता है, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में, अपने मेन प्रोडक्ट्स ही देता है। तो ऐसी टोयोटा का भी है, इंडिया में जो है वो टोयोटा कुछ ही गाड़ियाँ मिलती है, लेकिन यहाँ पे भाई एक से एक मॉडल है। वैसे मैंने अभी तक ना नाइट में एक बार भी ड्राइव करा नहीं है जापान में, बट भाई सही है। देखो बीच के जो इनके बैरिकेड है ना, चाइना की तरह इन्होंने भी पूरा घास फूस अच्छे से उगा रखी है, कि रात को सामने वाले की हेड बीम जो है, मतलब हेडलाइट की लाइट हमारी आंखों में ना पड़े। तो अच्छी चीज है भाई, ऐसे ही होना चाहिए पार्टीशन ना, वरना तो आंखें चुंदी आ जाती है भाई साहब रात के टाइम पे गाड़ी चलाने में। और किसी ने आई बीम कर रखी होती है तो और बैंड बजती है।